जो हमने लास्ट क्लास में टॉपिक किया था उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो। एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी will be half of its value, at 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये फाइंड करना है, वो टेम्परेचर फाइंड करना है जिस टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी। किसके कंपैरिजन में? जितनी काइनेटिक एनर्जी 127 डिग्री सेल्सियस पे है, उससे हाफ काइनेटिक एनर्जी कितने टेम्परेचर पे होगी, ये तुम्हें बताना है। तो करो। Sir, 27 degree. कितना आया? 27 degree Celsius. 27 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, देखते हैं। तो सिंपली उसने क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो वो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होगी, उसने क्या बोला कि वो टेम्परेचर निकालो जिसपे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ हो जाए, जितनी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू किस पे थी, 120 डिग्री सेल्सियस पे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इज इक्वल टू हाफ काइनेटिक एनर्जी एट टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ये? Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी एट टेम्परेचर टी मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो, 3/2 RT। काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल कितनी थी? 3/2 RT। यस ये सर। थी 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए ये थी, तो n मोल्स के लिए क्या हो जाएगी? n × 3/2 RT। यस सर। 1/2, इधर भी सेम, 3/2 इंटू R इंटू, अब T यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो पता है हमें, 400 केल्विन है, क्योंकि 127 डिग्री सेल्सियस, यस तो कितना सर। 400 केल्विन हो जाएगा। यहाँ पे R से ऑब्वियसली यहाँ भी इंटू n भी आएगा, क्योंकि यहाँ भी मॉलिक्यूल्स तो सेम ही है, n ही है, नो मोल्स तो सेम ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो n से n कैंसिल, R से R कैंसिल, यहाँ पे टेम्परेचर फाइंड कर लो कितना आ जाएगा। सर कितना आ 200 जाएगा? केल्विन आ रहा है। 200. 200 केल्विन। ओके, वेरी गुड। 2 से 2 कैंसिल होना था, 3 से 3 कैंसिल होना था, 200 केल्विन। ठीक है भाई, और डिग्री सेल्सियस में निकालोगे तो कितना आएगा? -73। -73 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये क्वेश्चन करो। फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस व्हेन टेम्परेचर चेंजेस बाय, व्हेन टेम्परेचर चेंजेस बाय 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस। करो इस क्वेश्चन।
अब इतना टाइम देखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकालोगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो 3/2 RT लिख दो, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। तो टेम्परेचर मैंने क्या किया है, टेम्परेचर में सर 50 50 डिग्री ऐड सेल्सियस, करेंगे डिक्रीज करेंगे? जो मर्जी कर लो, चेंज ही निकालना है हमें। सर Yes. 40। चेंज हो रहा है क्या सब चेंज करने से? तो T+50 कर दिया मैंने, और अगर मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा तो क्या करना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो 3/2 R कॉमन आ जाएगा, तो क्या आएगा, T+50 माइनस टी से टी कैंसिल हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, 3/2 इंटू R इंटू 50, आर की वैल्यू पुट कर दो, 3/2 इंटू 8.314 इंटू 5। इसको सॉल्व कर लो, पता नहीं आंसर क्या होगा अब। सर 50 है। सर केल्विन में चेंज नहीं करेंगे? Sir. टेम्परेचर बचा ही नहीं, केल्विन में ओ, केल्विन में क्या करोगे, तो टेम्परेचर ही नहीं बचा। सर ठीक है, अगर केल्विन में भी कर लेते तो दोनों साइड 273 ऐड करते तो वो भी तो कैंसिल ही होता। यस सर। ठीक है। तो क्या था, 3 इंटू 8.314 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, 62.3 आ रहा है। सर 50 होगा सर। 50, एक मिनट, अरे यहाँ पर पर आपने ऊपर 5 50 लिखा है, बचा है। 50 होगा। Yes, sir. ओ सॉरी सॉरी, 50 मिस कर दिया था मैंने। ठीक है ठीक है, ओके ओके, इंटू 50 डिवाइड बाई 2, तो ये 3.55 आ रहा है। ठीक है बस, दिस विल बी योर आंसर। एक क्वेश्चन करते हैं डेरिवेशन के बेस पे, जो कल डेरिवेशन की थी ना हमने, उसके बेस पे क्वेश्चन है। यस तो देखो उसको भी, ये वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन से लेके जो आज हम पढ़ेंगे, ये फिजिक्स में फिर से आएगा। ठीक है, और उसमें एक दो चीज एक्स्ट्रा भी आएगी फिजिक्स में, वैसे वो केमिस्ट्री में भी पढ़ाते हैं, बट वो मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, वो फिजिक्स में पढ़ लेना। ठीक है, मीन फ्री पाथ वगैरह आता है एक दो चीजें, तो वो फिजिक्स में पढ़ लेना। फिजिक्स में ये चीज दोबारा पढ़ाते हैं, मतलब फिर से आती है, वहां भी आती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, मान लो वही हमारे पास कंटेनर है इस टाइप का, ठीक है, ये कंटेनर की एक वॉल है, ठीक है, यहाँ पे मैंने रखी हुई है हीलियम गैस के मॉलिक्यूल्स है बीच में, हीलियम गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये जो हमें ए की वैल्यू दे रखी है, मतलब किसी भी एक साइड एज लेंथ जो दे रखी है क्यूब की, दैट इज 2 सेंटीमीटर दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें हमें क्वेश्चन में गिवन है, दे मेक, हीलियम गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में बोल रहे हैं, दे मेक 500 collisions, 500 collisions with the wall in each second। फॉर एग्जाम्पल एडवांस में इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, अब जो तो फॉर्मूला रट के गया है वो तो कर नहीं पाएगा, जिसको डेरिवेशन आती है वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। वो पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ गैस। अब ये बच्चा सोचेगा कि ये क्या है, हमें तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 500 कोलिजन्स कर रहे हैं हर एक सेकंड में, वो पूछा है टेम्परेचर ऑफ गैस। ठीक है, तो दिमाग लगाओ, जो हमने कल डेरिवेशन की थी उसके हिसाब से कैसे कर पाए, करो कोशिश।
हाँ भाई, कर पा रहे हो? हाँ भाई, करे ट्राई एक बार। देखो ध्यान से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में गिवन है, दे मेक 500 कोलिजन्स विद द वॉल इन ईच सेकंड। मतलब एक सेकंड में कितने कोलिजन्स हो रहे हैं? 500 कोलिजन्स हो रहे हैं। यहाँ पे लिखो सोल्यूशन। एक सेकंड में कितने कोलिजन्स हो रहे हैं, या फिर ऐसा लिखो 500 कोलिजन्स, 500 कोलिजन्स सेकंड, कितने कितने टाइम में हो रहे हैं? 1 सेकंड 1 में हो रहे हैं। सेकंड, एक कोलिजन 1/500। कितने टाइम में होगा? 1/500 सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया टाइम फॉर वन कोलिजन। अच्छा, टाइम टेकन फॉर वन कोलिजन हमने उस डेरिवेशन में निकाला था, अगर तुम्हें याद हो। टाइम टेकन फॉर वन कोलिजन अकॉर्डिंग टू 2L by डेरिवेशन। mu x। या वेरी गुड, 2L अपॉन म्यू, सॉरी यू, मतलब 2L अपॉन यू। और ये यू तुम आरएमएस वाला मान सकते हो। ठीक है, ओके सर। ठीक है। और अब यहाँ पे देखो, ये हो गया। अब इन दोनों चीज को इक्वेट कर सकते हैं हम। 2L अपॉन यू आर एम एस इज इक्वल टू 1/500। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यू आर एम एस हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एल की वैल्यू हमें गिवन है। तो एल की वैल्यू 2 × 5, और ये आ जाएगा ×500 इज इक्वल टू यू आर एम एस। तो इसको मीटर में ही चेंज कर लो, सेंटीमीटर को, ताकि ऐसा यूनिट में रहे चीजें। तो सेंटीमीटर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 2 × 5 × 500 × 10⁻²। मीटर में चेंज हो गया, सेंटीमीटर भी। यू आर एस, इसमें ये 0 से ये कैंसिल हो गया। 5 5 से 25, तो कितना आ गया? 50 आ गया यू आर एम एस यस सर। की मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये तो आ गया 50 आ गया। अब यहाँ पे 50 आया ना, कुछ गलती तो नहीं की हमने? ठीक है, 50 आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे। अब टेम्परेचर सर के 2 साथ कैसे into रिलेट? सर 2 एल नहीं पुट होगा नहीं सर। किया। सर L2 है सर, 5 नहीं। सर एल को पुट नहीं किया। ओहो सॉरी सॉरी, 5 कर दिए शायद गलती से एल की यस जगह। सर। वही मैं सोच रहा था, कुछ तो गड़बड़ हुई है। फील आ जाता है एक बार तो। 4 × 5 तो 20 आएगा। यस सर। 20 मीटर पर सेकंड आएगी। ठीक है, तो अब इसको रिलेट करना है हमें टेम्परेचर के साथ। तो टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेट करें? यूज करो काइनेटिक गैस इक्वेशन। क्या थी? पीवी इक्वल्स टू 1/3 1/3 MC C कैपिटल एम square। सी स्क्वायर, मतलब यू आर एम एस स्क्वायर बोल दो, यू आर यस एम एस सर। स्क्वायर। ठीक है, पीवी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? आर टी पुट कर सकता हूँ।
Yes, sir. 1/3 mu/r/m²। बस यहाँ से टेम्परेचर निकाल दो। तो टेम्परेचर की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई? 1/3 1/3 इंटू मोलर मास तो 4 हो जाएगा हीलियम का। Yes, sir. 4 इंटू URM² मतलब 20 into 20. 20 का 400. स्क्वायर 400 डिवाइड बाय आर हो जाएगा। ठीक है, तो इंटू 400 डिवाइड बाय यहाँ पे 8.314। तो करो इसको सॉल्व, क्या आएगा आंसर? ये आ जाएगा तुम्हारा 8.314 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 के साथ, ये आ गया 24.94। ये ऊपर कितना आ जाएगा? 1600 अपॉन 24.94। ये आ जाएगा 1600 डिवाइड बाय 24.94, ये आएगा 64.15 कैलोरी। बोलो भाई, ठीक है? Yes, sir. कुछ गलती की हो हमने? ठीक है, अराउंड इतना टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहो। Sir. ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, कल वाली जो डेरिवेशन में थोड़ी सी हमसे गड़बड़ हो गई थी, उसको भी एक बार क्लैरिफाई कर ही लो। वो URMS वाला जो थोड़ी दिक्कत है, वो वैसे बता तो दिया था मैंने, बट फिर भी देखो इसमें ना, जब हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लिया था, जैसे फोर्स हमने निकाल ली थी, देखो फोर्स फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स आ गई थी दैट इज इक्वल टू 2m(u1x²) डिवाइड बाय एल। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, और अब ये नॉर्मली एक मॉलिक्यूल के लिए थी। अगर टोटल देखोगे, टोटल लिखोगे, टोटल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में अगर टोटल फोर्स देखोगे तो वो किसके इक्वल आएगी? 2m/l। और यहाँ पे सब की ऐड होगी, सब मॉलिक्यूल, ये क्या है? एक मॉलिक्यूल की एक्स डायरेक्शन में, तो सबको ऐड करोगे एक्स डायरेक्शन में तो क्या होगा? u1x² प्लस u2, इसको मिटाओ एक मिनट, u2x² प्लस u3x² एंड सो ऑन अप टू n तक। ठीक है, तो ये क्या किया ना हमने, एक्स डायरेक्शन में फोर्स निकाल ली, यहाँ तक तो क्लियर ही था। फिर टोटल फोर्स निकाली है एक्स डायरेक्शन, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल की है तो सब मॉलिक्यूल्स को ऐड किया, पर अभी सिर्फ Yes, एक्स sir. डायरेक्शन में ले रहे हैं हम, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं। इसी में बस ये हमें करना था कि यहाँ पे अगर मैं डिवाइड बाय एन इंटू मल्टीप्लाई बाय एन कर दूं, तो ये जो चीज बन जाएगी, ये क्या बन जाएगा? मीन 2m/l। तो ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी बन गई, बस रूट नहीं हुआ बट मीन तो बन गया। तो इसलिए इसको यहाँ पे एन को इधर ही लिख लिया, इनटू यहाँ पे μx बार आ गया, बार मतलब मीन, μx² का बार, μx² का बार। ठीक है, मीन आ गया। और ऑब्वियसली बाद में अंडर रूट तो उसकी वजह से आ गया, जब जब इस पूरी का स्क्वायर होगा तो उसकी वजह से अंडर रूट आया था। ठीक है, वो तो है ही। ये बेसिकली क्या थी? मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें, इसी में ही प्रेशर क्या बोला हमने? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या है? 2m/l इंटू n इंटू म्यू बार x²। अब प्रेशर भी देख रहे हैं हम सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, प्रेशर भी हम एक्स डायरेक्शन में लेंगे। तो एक्स डायरेक्शन में लेंगे तो एक्स डायरेक्शन के अलोंग तो, एक्स डायरेक्शन के अलोंग तो दो ही फेस आएंगे, जैसे ये एक्स डायरेक्शन है तो दो ही फेस आएंगे एक्स डायरेक्शन के अलोंग। तो दो फेस का जो एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया आएगा ना, दो फेसिस का जो एरिया आएगा वो कितना आता है? 2l²। Yes, sir. भाई इसका इस फेस का एरिया भी l², इस फेस का भी एरिया l², तो दोनों फेसेस का एरिया कितना होगा? 2l²। एक्स डायरेक्शन के अलोंग ही देख रहे हैं प्रेशर, ये भी लिखो, प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन।
ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करो, देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और फाइनली यहाँ पे क्या बन गया, m एंड म्यू बार एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ये एल क्यूब वी बन गया, ये तो वी बन ही गया, ठीक है। अब फाइनली इसमें एक क्या चीज करनी थी हमें, वो चीज ये थी कि देखो इस साइड में वो लिख लो, जो म्यू नॉर्मल पूरा, अगर मैं म्यू कंसिडर करूं पूरा वेलोसिटी, म्यू को यू ही बोल दो, इसको म्यू क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार, इसको यू ही ले लो, ठीक है, म्यू ऐसे गलती से लिख दिया मैंने, यू यू। तो अगर पूरी कंप्लीट सभी डायरेक्शन में देखूंगा वेलोसिटी, तो सभी डायरेक्शन में जो वेलोसिटी निकल के आएगी वो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों की ऐड होगी ना, उसमें तो तीनों की ऐड होगी, ठीक है। सब डायरेक्शन की अगर देखूंगा तो उसमें तीनों की ऐड होगी, तीनों डायरेक्शन की ऐड हो जाएगी। अब ये एक चीज होती है कि तीनों की जो वेलोसिटी होती है, तो एक सेकेंड, वो सेम होती है, जो म्यू एक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, म्यू वाई के, ठीक है। म्यू एक्स बार किसके इक्वल होता है, सॉरी यू एक्स बार किसके इक्वल होता है, यू वाई स्क्वायर के, और ये इसके, ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। ये भी काइनेटिक थ्योरी की ही एक एजम्पशन है, ये भी काइनेटिक थ्योरी की ही एक एजम्पशन है कि ये तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर तीनों इक्वल होते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि म्यू बार स्क्वायर इक्वल्स टू 3 यू स्क्वायर बार एक्स, इस तरीके से, और यहाँ से यू एक्स बार स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3, ऐसे लिख सकते हैं ना। Yes, sir. हाँ, तो बस इसी जगह पे हम वो लिख देंगे, ये इधर जाके पी भी हो जाएगा, और इसकी जगह हमने कर दिया 1/3 स्मॉल एन और यू बार स्क्वायर, ये रिलेशन यहाँ से बना था। मतलब बेसिकली मैं ये बताना चाहता था कि ये जो वेलोसिटी होती है वो आरएमएस से ही होती है, ठीक है, ये आरएमएस से, क्योंकि स्क्वायर हो रखा है ना उसका, उसका स्क्वायर हो रखा है, ठीक है, तो वो आरएमएस वेलोसिटी होती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। रूट है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो वो स्क्वायर हो रखा है तो ऑब्वियसली ये रूट में होगी, तो इसलिए ये रूट मीन स्क्वायर ही वेलोसिटी होती है, ठीक है, जो जहाँ पे हमने सी स्क्वायर लिखा था। तो इसलिए वो डेरिवेशन में Yes, थोड़ी sir. सी इधर उधर कंफ्यूजन हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा क्लियर कर दूं इस चीज को। तो इस तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है भाई, ओके, Yes, sir. बढ़िया आगे, चलो Yes, बढ़ते हैं sir. आगे। एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्वेश्चन लिखो। इफ फॉर two gases the molecular weight, the molecular weight ma and mb at temperature ta and tb, और हमें ये चीज गिवन है कि TA इंटू एम ए इज इक्वल टू TB इंटू, सॉरी TA इंटू एम बी इज इक्वल टू TB इंटू एम ए, ये चीज गिवन है। देन पूछा है विच प्रॉपर्टी हैज द, विच प्रॉपर्टी has the same magnitude, which property has the same magnitude for both gases, for both gases, तुम्हें बताना है। तो ऑप्शन ए है डेंसिटी, ऑप्शन बी है प्रेशर, ऑप्शन 3 है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल,
एंड ऑप्शन फोर्थ है आरएमएस स्पीड। बताओ कौन सी प्रॉपर्टी दोनों गैसेस के लिए सेम होगी? सर आरएमएस स्पीड। या वेरी गुड, सिंपली आरएमएस स्पीड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई आरएमएस स्पीड? क्योंकि हमें गिवन क्या है, टी ए एम बी इज इक्वल टू टी बी एम में। दैट मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा, टी ए अपॉन एम ए इज इक्वल टू टी बी अपॉन एम बी। तो अगर इन दोनों के रेशियो सेम है तो ऑब्वियसली आरएमएस स्पीड तो सेम होगी ना। आरएमएस स्पीड किसके इक्वल होती है, अंडर रूट 3 RT अपॉन एम के। तो अगर टी बाई एम की रेशियो सेम है तो 3 और आर तो कांस्टेंट ही है, 3 और आर की तो वैल्यू सेम है। तो अगर टी अपॉन एम की वैल्यू दोनों के लिए सेम है तो ऑब्वियसली आरएमएस स्पीड भी क्या होगी, सेम होगी। इसलिए आंसर होगा आरएमएस स्पीड। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन करो। एट व्हाट टेम्परेचर will H2 molecule have same speed कौन सी स्पीड, आरएमएस स्पीड, have same RMS speed as N2 molecule at 27 degrees Celsius? करो इस क्वेश्चन। करो, मैं एक सेकंड अटेंडेंस भेज दूं तुम्हारी। सर 189 डिग्री सेल्सियस। 189 डिग्री सेल्सियस केल्विन में बताओ, केल्विन में आंसर बताओ। क्या करना है दोनों की, उसने क्या बोला, दोनों की आरएमएस स्पीड सेम है तो सेम। 462 केल्विन। नहीं नहीं, दोनों की Twenty- आरएमएस 24.1 के One point. Sir, around 10 Kelvin. दोनों की आरएमएस स्पीड सेम कर दो भाई, कर देते हैं हम भी। अब देखो, इसका टेम्परेचर पूछा है मान लो, तो 3 R सही सर, कट टेम्परेचर जाएंगे। पूछा है। MH2 के लिए कितना होगा, 2 होगा मोलर मास। यहाँ पे 3 × R × टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन हो जाएगा। और मोलर मास कितना होता है N2 के लिए, 28। स्क्वेयरिंग करोगे बोथ साइड और 3RT/2 इक्वल्स टू 3R × 300/28। ठीक है, 3R से 3R कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 300। Around 21 Kelvin. Yes, sir. 21. 21.4. तो तुम लोग ये पता नहीं क्या कर रहे थे। 21.43 केल्विन, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये सर वो Yes, गलती sir. से मैं 4 को नीचे ले गया सर, 28 से बस मल्टीप्लाई करने के लिए। ये गलतियां मत करो, ठीक है। अब ये छोड़ो, अब गलतियां करना।
चलो कोई बात नहीं, क्लियर है ना क्वेश्चन, कोई डाउट किसी को? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। सिंपल Yes, सिंपल sir. क्वेश्चन ही आते हैं इसमें, वही कर रहे हैं हम। एक सिंपल सा क्वेश्चन और ले लेते हैं। यार टाइम कितना बचा है वैसे मैक्सवेल वाला? चलो अभी ना टॉपिक कर लेते हैं, अगर टाइम बचेगा तो एक आध न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक है, तो अभी जो टॉपिक बचा है उसको फिनिश कर ले अपना। तो टॉपिक का नाम लिखो, मैक्सवेल्स। इसमें कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह तो नहीं आते, बट ग्राफ के बेस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो लिखो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। तो क्या बोला मैक्सवेल ने, देखो, इट इज बेस्ड, इट इज बेस्ड अपॉन थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी की थियरी पे बना हुआ है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। सेकेंड लिखो, इट गिव्स द, it gives the statistical average of the speed of the whole collection of gas molecule, of गैस मॉलिक्यूल। तो एक स्टैटिस्टिकल हमें गैस मॉलिक्यूल की कलेक्शन पूरी देगा कि हाँ इतने मॉलिक्यूल्स की इतनी स्पीड हो सकती है, इतने मॉलिक्यूल्स की इतनी स्पीड है। तो वो जब तुम ग्राफ देखोगे तो अब खुद ब खुद समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहले ग्राफ ही बना लेते हैं, तभी तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आएगा। तो एक ग्राफ दिया था उसने, एक डिस्ट्रीब्यूशन दी थी बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ग्राफ है बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और यहाँ पे स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो किस टाइप का ग्राफ आया, वो मैं बता देता हूँ। इस टाइप का ग्राफ आया, इस टाइप का ग्राफ देखने को मिला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है ग्राफ का? देखो ग्राफ का मतलब ये है, मान लो इस पर्टिकुलर स्पीड की हम बात करें, तो इस पर्टिकुलर स्पीड के जो कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, तो मतलब ये वाली जो वेलोसिटी है वो इतनी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मतलब मान लो 1,00,000 मॉलिक्यूल है, तो 1,00,000 में से 10,000 की, मान लो यहाँ पे 10,000 है, 10,000 मॉलिक्यूल्स की इतनी स्पीड है। ठीक है, इतनी स्पीड इतने मॉलिक्यूल्स की, इतनी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की इतनी पर्टिकुलर स्पीड है। तो ये वाली जो स्पीड आई है, दिस पर्टिकुलर स्पीड, इस स्पीड को पता क्या बोलेंगे हम? तो बता सकता है इस पर्टिकुलर स्पीड को हम क्या बोलेंगे? ये मोस्ट वाली वो प्रोबेबल स्पीड है, स्पीड। या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वेरी गुड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्योंकि ये वाली जो वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास है, मतलब सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है वो ये वाली वेलोसिटी है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या थी? जो वो स्पीड जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स की होगी। तो यहाँ पे हमें इस कर्व से भी दिख रहा है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से, कि ये वाली जो वेलोसिटी जहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है ये सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास है। तो ये होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो अगर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये है, तो हमें पता है एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो इससे थोड़ी ज्यादा होती है। तो एवरेज वेलोसिटी कहीं यहाँ पे होगी। हमने वो रेशो की थी ना कि आरएमएस सबसे ज्यादा, ऑर्डर किया था यस तीनों सर। में, आरएमएस सबसे ज्यादा, एवरेज बीच में, मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम, और आरएमएस इससे भी ज्यादा होगी, तो आरएमएस कहीं यहाँ पे होगी, आरएमएस कहीं यहाँ पे होगी, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिया था इसने बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की, कितने, कौन सी स्पीड कितने मॉलिक्यूल्स बेयर करेंगे, कौन सी स्पीड कितने मॉलिक्यूल्स बेयर करेंगे। ठीक है, तो ये चीज इसने मैक्सवेल ने बताई थी। तो यहाँ पे लिखो, स्पीड ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, स्पीड ऑफ gaseous
molecule may vary from 0 to infinite, from 0 to, ये टच नहीं करती इसको, फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट तक जाती है। मतलब जो गैसियस मॉलिक्यूल की स्पीड है, किसी ना किसी मॉलिक्यूल की 0 भी होगी और किसी ना किसी मॉलिक्यूल की इनफाइनाइट भी होगी, मतलब 0 से लेके इनफाइनाइट तक जाती है। 0 भी किसी की हो सकती है और इनफाइनाइट भी किसी की हो सकती है, थ्योरेटिकली स्पीकिंग। ठीक है, ओके। देन द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, of speed, the Maxwell distribution of speed can be plotted against fraction of molecule, as follow, जो कि मैंने पहले बना दिया था। ये वो कर्व है, मैक्सिमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड कैन बी प्लॉटेड अगेंस्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस अगेंस्ट, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड अगेंस्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें देखो ये जो एरिया अंडर द कर्व है, यहाँ पे लिखो द एरिया, ये जो एरिया अंडर द कर्व आएगा पूरा, द एरिया अंडर द कर्व will denote fraction of molecule having speed between 0 and infinity, 0 and infinite। तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है, ये बेसिकली क्या है, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिनकी स्पीड 0 से लेकर इनफाइनाइट तक है। मतलब यहाँ पे सब मॉलिक्यूल्स आ गए, एरिया अंडर द कर्व में सब मॉलिक्यूल्स आ गए। इतनी स्पीड इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की है, इतनी स्पीड इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की, इतनी 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 इतनी, तो यहाँ पे पूरा एरिया अंडर द कर्व लेंगे तो पूरे जितने भी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सब आ गए, पूरे मॉलिक्यूल्स ही आ गए। तो एरिया अंडर द कर्व हमें क्या दे रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड 0 से लेके इनफाइनाइट तक है, मतलब सब इंक्लूड हो गए, 0 से लेके इनफाइनाइट मतलब सब इंक्लूड हो गए। ठीक है, Yes, sir. ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल the fraction of molecule with very low or high or very with very low and very high velocity is very small, so the fraction of molecule with very low or very high velocity is very small। देख सकते हो वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी बहुत ही कम है, बहुत कम है वो मॉलिक्यूल बहुत ही कम है जिनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा कम है, वो फ्रैक्शन बहुत ही कम है। और जिनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है वो भी बहुत कम है, जिनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है वो भी बहुत कम है। समझ आ रही है ना बात? Yes, sir. कम वेलोसिटी वाले भी कम मॉलिक्यूल है और बहुत ज्यादा वेलोसिटी वाले भी कम मॉलिक्यूल है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल increases as speed increases till it reaches the peak, and thereafter
it starts decreasing. It starts, यही हो रहा है भाई, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है पहले इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज कर रही है, जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज कर रही है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल भी इंक्रीज हो रहे हैं, फिर एक जगह मैक्सिमम आ गया, और फिर धीरे धीरे जब स्पीड इंक्रीज कर रही है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज कर रहा है, एक मैक्सिमम आने के बाद फिर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज करने लगे, ठीक है, और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द मैक्सिमम, देखो इन पॉइंट्स के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है इस कॉन्सेप्ट के बेस पे, और इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बना देंगे वो। सो द मैक्सिमम फ्रैक्शन of molecule, the maximum fraction of molecule and velocity corresponding to, to peak in curve, is called most probable speed. सिंपल है, ठीक है। तो वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी आती है, मतलब वो वेलोसिटी जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास है, दैट वेलोसिटी इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या स्पीड। ठीक है, ये सब पॉइंट्स हमें समझ आ गए। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इस कर्व के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। तो देखो ऐसे ग्राफ बनाओ, यहाँ पे फिर से FOM लिख लो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पे वेलोसिटी स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो देखो किस तरीके से कर्व आएगा, पता नहीं सही बनेगा या नहीं, देख लो ये कैसे आया। ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक ही बन रहा है, इस तरीके से चलता है, ठीक है। ये मान लो T1 टेम्परेचर पे है, ये कर्व मान लो T2 टेम्परेचर पे, और ये कर्व मान लो T3 टेम्परेचर पे, ये यहाँ पे लिख लो T2 टेम्परेचर, ठीक है। इस तरीके से ये अलग अलग टेम्परेचर पे कर्व है, और यहाँ पे T3 जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू T1। ये ऑर्डर होता है T3 T2 T1। तो बेसिकली जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, कर्व आगे आगे शिफ्ट कर रही है, देखो ये मैक्सिमम आगे शिफ्ट कर रहा है। इसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये है, दिस इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ कर्व 1, दिस इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ कर्व 2, एंड दिस इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ, ये मैक्सिमम थोड़ा नीचे भी आएगा, इसका थोड़ा नीचे नीचे भी होता जाता है, ये मेरे थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं, देखो और ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तीसरी वाले की, विच इज एट टेम्परेचर T3, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ रही है। और एक चीज और देखो यहाँ पे, ये देखो, ये नोटिस कर रहे हो चीज, जो फ्रैक्शन देखो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग हायर वेलोसिटी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग हायर वेलोसिटी वो कम है इन केस ऑफ कर्व नंबर 1 जो कि टेम्परेचर T1 पे है। टेम्परेचर T2 जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो मॉलिक्यूल्स जिनकी हायर वेलोसिटी थी वो बढ़ गए, और जैसे मैंने टेम्परेचर और बढ़ाया तो वो मॉलिक्यूल्स जिनकी हायर वेलोसिटी वो और ज्यादा बढ़ गए, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से, एक तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ रही है, ऑब्वियसली बढ़ेगी ज्यादा, अब मॉलिक्यूल क्योंकि तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी तो बढ़ेगी, इसलिए अब वो मॉलिक्यूल्स भी बढ़ गए जिनकी वेलोसिटी ज्यादा थी, वो फ्रैक्शन बढ़ गई, ऑब्वियसली बढ़ेगी ना, सिंपली सोच के देखो। और उनकी फ्रैक्शन कम हो गई जिनकी वेलोसिटी कम थी, उनकी फ्रैक्शन कम होगी, देखो वहां फ्रैक्शन कम हो रही है, ठीक है। इसके लिए वो फ्रैक्शन ज्यादा थी T1 टेम्परेचर पे,
बट कम वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल्स की फ्रैक्शन वो क्या होगी, हायर टेम्परेचर्स पे कम होगी। तो इसके रिगार्डिंग भी पॉइंट्स लिख लेते हैं। लिखो, एक चीज लिखो सबसे पहले, टोटल एरिया अंडर द कर्व will be constant, will be constant and will be unity, and will be unity at all the temperature, at all the temperature, because area under the curve, because area under the curve represent the number of molecules, represent the number of, जस्ट एक सेकंड रुकना, एक सेकंड वेट करना जस्ट। हाँ भाई देखो, सो द टोटल एरिया अंडर द कर्व विल बी कांस्टेंट। जो टोटल एरिया होगा ना अंडर द कर्व वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे तुम किस भी टेम्परेचर पे ले लो, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज वो चेंज कैसे हो जाएगा, क्योंकि वो तो फ्रैक्शन, वो तो टोटल मॉलिक्यूल्स है ना, टोटल मॉलिक्यूल्स थोड़ी चेंज हो जाएंगे, वो तो उतने ही रहेंगे ना। ठीक है, तो चाहे तुम टेम्परेचर चेंज कर दो बट जो एरिया अंडर द कर्व है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो जितने पहले रिएक्शन मिक्सचर में है, जितने पहले कंटेनर में है, अभी भी उतने रहेंगे, वो थोड़ी चेंज होंगे, बस उनकी वेलोसिटी इधर उधर हो रही है। फ्रैक्शंस तो मान लो इधर, अब यहाँ पे फ्रैक्शन ज्यादा होगी थी, यहाँ पे कम होगी, तो टोटल तो मॉलिक्यूल्स उतने रहेंगे ना, वो थोड़ी चेंज हो जाएंगे। समझ रहे हो इस पॉइंट को? ठीक है, नेक्स्ट देखो, on increasing the temperature, on increasing the temperature of the gas, on increasing the temperature of the gas, the molecular motion becomes, molecular motion becomes rapid, becomes rapid, and finally the value of most probable speed, the value of most probable speed, most probable speed also increases, also increases। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे मॉलिक्यूलर मोशन ज्यादा रैपिड हो रहा है, ज्यादा उसकी मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, द राइज इन टेम्परेचर, द राइज इन टेम्परेचर increases, इसमें मत लिखो, on increasing the temperature, on increasing the temperature, fraction of molecules, the fraction of molecules
having higher speeds, increase. तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी हायर स्पीड है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ठीक है। एंड एक और लिख लो, द राइज इन टेम्परेचर, decreases the fraction, of molecule having lower speed, ठीक है। तो राइज इन टेम्परेचर राइज करने से क्या हो रहा है, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज हो रही है जिनकी वेलोसिटी कम थी। एक क्लास इसमें ग्राफ, फिर ये टॉपिक होता है हमारा फिनिश। तो एक क्लास ग्राफ बनाते हैं। लिखो द गैसेस with the different molecular mass, the gases with different molecular mass will have following graph, at a given temperature. मान लो अलग अलग गैसेज हैं, उनका मॉलिक्यूलर मास अलग अलग है, उनके लिए अगर ये ग्राफ बनाएंगे तो किस टाइप का ग्राफ बनेगा। तो बनाओ ग्राफ, एक सेकेंड। सर पीछे नोट करो। हाँ कर लो। कोई डाउट हो किसी पॉइंट में, किसी को, एनीबॉडी? क्लियर है ना? सर दूसरे वाले पेज पर। यही वाला ना? यस सर। ठीक। सर डन। डन, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा, वही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस मॉलिक्यूल स्पीड का ग्राफ है। इसका ग्राफ देखो वही उसी टाइप का है, थोड़ा थोड़ा। देखो टेम्परेचर जैसे ग्राफ है, मान लो ये उस गैस के लिए जिसका मोलर मास 1 है, ये उस गैस के लिए जिसका मोलर मास 2 है, ये उस गैस के लिए जिसका मोलर मास 3 है। क्या लगता है क्या होना चाहिए मोलर मास का ऑर्डर? ये उसकी Sir, मोस्ट प्रोबेबल, M1 is greater than M2 greater than M. क्यों ऐसा क्यों हुआ? सर ये F1 क्या है? क्योंकि F1 फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, और यहाँ पे इस साइड Fraction. मॉलिक्यूलर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है इसलिए। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल तो मैंने बोला कम होगा ही नहीं, वो तो कांस्टेंट रहेगा। वो तो किसी पर्टिकुलर स्पीड के लिए, मतलब तुम ये बोल सकते हो कि m3 के लिए क्या हो रहा है, m3 के लिए क्या हुआ है, m3 के लिए एक तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीज हो गई है और दूसरी हायर वेलोसिटी वाली फ्रैक्शन बढ़ गई है। m3 के लिए हायर वेलोसिटी वाली फ्रैक्शन बढ़ गई है, जो मतलब हायर टेम्परेचर पे आया था वो m3 के लिए हो रहा है। हाई टेम्परेचर बढ़ाने से जो इफेक्ट हो रहा था वो m3 के लिए हो रहा है। दैट मीन्स m3 का जो मोलर मास होगा, नहीं सॉरी मैंने यहाँ पे उल्टा लिख, चलो इसको ऐसे रहने दो
इसलिए मोलर मास जो होगा M3 का जो मोलर मास होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा, फिर M2 का, फिर M1। बिकॉज गैस के मॉलिक्यूल जितने ज्यादा लाइट होंगे, गैस के मॉलिक्यूल जितने ज्यादा लाइट होंगे, जितना मोलर मास उसका कम होगा, उतना ही एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होने के ज्यादा चांसेस है ना भाई, उसकी वेलोसिटी उतनी Yes, ज्यादा होने sir. के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो इस वजह से ये इस तरीके का ग्राफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, समझ आई बात, बोलो भाई। ठीक है, Yes, तो sir. ऑब्वियसली Yes. मोलर मास कम तो वेलोसिटी ज्यादा हो सकती है, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली स्पीड उसकी ज्यादा होगी जिसका मोलर मास कम होगा, और उस वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल भी ज्यादा होंगे जिनकी हायर वेलोसिटी से, इन केस ऑफ लाइटर गैस जिसका मोलर मास कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑर्डर आ गया हमारे पास। ठीक है भाई, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है खत्म, ये चैप्टर होता है फिनिश। इसमें बचा है रियल गैस थोड़ा सा, तो रियल गैस कर लेंगे अभी। तो जितना टाइम बचा है इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल और ले लेते हैं। ठीक है, बाकी ये चैप्टर हमारा हो गया एंड आइडियल गैस, रियल गैस बाकी है। दो दो लेक्चर लगेंगे, रियल गैस में भी ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक आध न्यूमेरिकल कर लेते हैं और क्लियर है ना ये टॉपिक, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं और क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द pressure exerted by 10 is per 23 gas molecules each has mass each has mass 10 is per minus 22 gram in a container of volume 1 liter. The RMS velocity is 10 raised to the power 5 centimeter per second. ठीक है, पहले इसमें और क्या चीजें कैलकुलेट करनी है, एक तो ये चीज कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड। दूसरी इसमें कैलकुलेट कर लेना व्हाट इज द टोटल एनर्जी, व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज पार्टिकल्स तो थर्ड कैलकुलेट कर लेना व्हाट मस्ट बी द टेम्परेचर, व्हाट मस्ट बी द टेम्परेचर। टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है और प्रेशर कैलकुलेट करना है। करो सब चीजें, हो जाए तो आंसर बताना।
हाँ भाई हुआ पहला पार्ट सॉल्व, प्रेशर निकला। सर 0.05 into 10 raised to the power -12. आंसर तो मेरे को भी नहीं पता, देखते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय 10⁻23 गैस मॉलिक्यूल्स ईच मास, सब कुछ दे रखा है। काइनेटिक गैस इक्वेशन लगाएंगे, 1 PV = 1/3 स्मॉल m स्मॉल n c स्क्वायर, और ये क्या है, RMS स्पीड। ठीक है, सर यहाँ से ये वाले भी प्रेशर, लगा सकते हैं, VRMS = √3 PV/m। वो वाली लगाने Yes, के sir. तो हाँ लगा सकते हो, वहां से कैलकुलेट किया फिर है। उसको लगा के सर PV = nRT। तो उसमें तो तुम्हारा मोलर मास आ गया होगा ना डायरेक्ट, उसकी जगह फिर ये पुट किया होगा तुमने। हाँ ठीक है, वो भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सर वहां से टेम्परेचर भी आ गया। अच्छा ठीक है, हाँ वो तो आ गया होगा। ठीक है, चलो देखो एक बार, अब मैं इसी से कर रहा हूँ तो करने दो अब। वॉल्यूम तो 1 लीटर है, इसकी जगह 1 लीटर आ जाएगा। अच्छा वॉल्यूम ना मीटर क्यूब में चेंज करते हैं ताकि हम सब ऐसे ही यूनिट में रखें। तो 1 लीटर = 10⁻³ मीटर क्यूब, तो ये इधर नीचे आ जाएगा। स्मॉल m की वैल्यू कितनी है, 10⁻22। बट ये ग्राम में है, इसको केजी में चेंज करो, केजी में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻25 ग्राम हो जाएगा, सॉरी केजी हो जाएगा, यस। -25 kg हो जाएगा। इनटू स्मॉल n की वैल्यू 10⁻23, और इसकी वैल्यू, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, 10⁻5 सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो 10⁻², और ये क्या आ जाएगा, 10⁻³ 10⁻3। मीटर/सेकंड। तो 10⁻³ का स्क्वायर आएगा, डिवाइड बाय 1 लीटर मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब, ये आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो। तो 10⁻25 और 10⁻23, ये कितना बन गया, 10⁻² इंटू 10⁻6, ये ऊपर जाएगा 10⁻3। सही है, तो ये कितना आ गया, 3 2 1, तो 10⁻7 आ गया। प्रेशर आ रहा है भाई 10⁻7 पास्कल। सर अच्छा 3 थ्री तो भी तो मिस, आएगा थ्री, सर। हाँ सॉरी यस सॉरी, सर। थ्री, थ्री मिस कर दिया। तो 1/3, तो 1/3 कितना आ जाता है, 1/3 आ जाएगा 0.33, 0.33 इंटू 10⁻7। क्योंकि यहाँ फिर इसको ऐसे लिख रहे 3.33 इंटू 10⁻6 पास्कल। ये आया तुम्हारा प्रेशर। नो सर। तुम्हारा क्या आ रहा है, सर मेरा नहीं माइनस उसमें, में आ गया था। उस फॉर्मूले को मैं इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि उसमें रूट निकालना पड़ जाएगा ना तुम्हें, तो स्केयरिंग कर लोगे, हो जाएगा रूट का। सर स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर कर लोगे बोथ साइड्स। क्या था फॉर्मूला, 3RT/, मोलर मास की जगह स्मॉल m इंटू कैपिटल M, ऐसे किया है सॉल्व। यस सर। यस सर। RT की जगह PV, तो चीज तो वही बनेगी मेरे हिसाब से। स्क्वेयरिंग कर दोगे तो क्या होगा, VRMS² = 3PV, तो वही रिलेशन है, वही रिलेशन है ना, तो आंसर तो सेम ही आना चाहिए।
ठीक है, तो देख लो कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक की होगी, रिलेशन तो वही बन गया, ये भी साफ दिख रहा है। ठीक है, समझ गए भाई, रिलेशन तो वही बन जाएगा ये भी। Yes. ठीक है, ओके, तो कैलकुलेशन में तुमने कुछ गलती की होगी। ठीक है, तो यूनिट का ध्यान रखना है भाई, यूनिट का सबको ऐसा यूनिट में लाओ और पास्कल में निकालो, ज्यादातर वो पास्कल में ही पूछेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस में वो प्रेशर पास्कल में पूछेगा। और जो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी वाले क्वेश्चन होते हैं, आइडियल गैस वाले क्वेश्चन, वो ज्यादातर वो एटीएम में पूछेगा और ये पास्कल में पूछेगा, इसलिए सबको ऐसा यूनिट में ले जाओ। ठीक है, प्रेशर निकल गया। अब ऑब्वियसली क्या पूछा था, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए तो सिंपल फॉर्मूला लगा दो, 3/2 आर टी, और सॉरी आर टी क्यों लगाना है, 3/2 पीवी। और अब ये तो होती है 1 मोल की, अब नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, गिवन मॉलिक्यूल्स विच इज 10⁻23 डिवाइड बाय Na। तो ये क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल की इतनी काइनेटिक एनर्जी थी इनटू नंबर ऑफ मोल्स कर दिए। ठीक है, तो 10⁻23 से 23 कट गया, 3×2 = 6 आ गया, पीवी अपॉन क्या आ गया 4, पीवी की वैल्यू पुट करते हैं। प्रेशर की वैल्यू अभी अभी निकाली हमने कितनी, 3.33 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6 इंटू वॉल्यूम 10⁻−3 और डिवाइड बाय 4। तो इसको सॉल्व करो, 3.33 डिवाइड बाय 4, ये आ जाएगा 0.832 इंटू 10⁻3। तो अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा आंसर आ जाएगा 832 जूल्स। ठीक है, Yes, sir. क्या कोई गलती तो की नहीं हमने मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। अब फाइनली क्या बचा, फाइनली बचा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कैसे निकालोगे, निकाल लोगे, काइनेटिक एनर्जी पता है, 3/2 आर टी इंटू नंबर ऑफ मोल्स भी करना पड़ेगा। ऐसे निकालना, ऐसे निकाल दो, आरएमएस से निकालना चाहते हो जैसे मर्जी है निकाल दो, आंसर मिल जाएगा तुम्हें। ठीक, ऐसे निकाल दो, 3/2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले थे, कितने आए थे, 1/6 ही आए थे, 1/6। यहाँ पे सॉल्व कर, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पता है 832, सॉल्व कर लेना, टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए। Yes, sir. ठीक है, ओके, चलो भाई ये क्वेश्चन तो हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर खत्म करते हैं इस चैप्टर को। तो एक लास्ट सिंपल सा क्वेश्चन, दैट इज हाँ ये वाला कर लो। ऑक्सीजन एट 1 atm and 0 degree Celsius has a density of 1.429 gram per liter, gram per ml. Find the RMS speed. Find the RMS speed of O2 molecule. करना जरा इसका।
मीटर पर सेकंड में निकालना, स्पीड मीटर पर सेकंड में चाहिए। फॉर्मूला तो यही लगेगा, तुम्हें याद ही होगा, 3p अपॉन डेंसिटी, याद है? Yes, sir. बस इस फॉर्मूला लगाओ, बस यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा, इसको चेंज करो ऐसे यूनिट में, बस आंसर आ जाएगा। इसको भी ऐसे यूनिट में चेंज करना पड़ेगा, तभी मीटर पर सेकंड में आएगा। इस चैप्टर में ना, खास ये वाले चैप्टर में यूनिट सबसे ज्यादा जो बच्चों को दिक्कत आती है, जहाँ तुम क्वेश्चन गलत करके आओगे तो सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होगी बिकॉज ऑफ यूनिट कन्वर्जन, तुम गलती कर दोगे। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? खासकर मेंस में, जेई मेंस में या फिर नीट में। एडवांस में तो चलो वहां तो और भी गलती होने के चांसेस होते हैं। प्रेशर की वैल्यू 180 है, मतलब कितना पास्कल? 10132 101,325. पास्कल। 25. डेंसिटी, डेंसिटी की वैल्यू 1.429। ग्राम को केजी में करेंगे तो इंटू 10⁻³ केजी। ml को चेंज करना है मीटर क्यूब में, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू हाउ मच ml? बताना जरा। हाउ मच सेंटीमीटर क्यूब बता दो। 10 raised to the power 6. 6 सेंटीमीटर बस। क्यूब, तो 10⁻6 ml बोल दूं? Yes, sir. Yes, sir. सो दैट मीन्स 1 ml इक्वल्स टू 10⁻6 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या रख सकता हूँ? 10⁻6 मीटर क्यूब। सही है? Yes, sir. बस हो गया काम। तो क्या बन गया? 1.429, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10⁻3, 10⁻3 केजी पर मीटर क्यूब। मतलब ये क्या बन गया? 1429 केजी पर मीटर क्यूब आ गई इसकी डेंसिटी। बस पुट करो वैल्यूज यहाँ पे। 3 इंटू 101,325 डिवाइड बाय 1429। सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल, बट मेरे पास तो कैलकुलेटर है, मैं तो कर ही लूंगा, तुम अपना देख लो। 3 इंटू 101,325 डिवाइड बाय 1429, so it comes out to be 212 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली निकाल देना, अप्रोक्सीमेटली इसका रूट फाइंड कर देना, तो मैं तुम्हें एग्जैक्ट रूट भी बता दूंगा, ठीक है? तो एग्जैक्ट इसका रूट आएगा 212.71। आंसर आया 14.58 मीटर पर सेकंड। बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है ना? कैलकुलेशन थोड़ी थी, बट अप्रोक्सीमेशन लेके तुम्हें भी करना ही पड़ेगा, ठीक है? वो तुम्हें अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कैसे कैसे मैं अप्रोक्सीमेशन ले सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि आएंगी ऐसी कैलकुलेशंस, आ सकती हैं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा ऐसे नहीं आ सकती, आ सकती हैं, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा तुम्हें मैनेज करके चलना पड़ेगा। चलो ठीक है भाई, ये चैप्टर हो गया खत्म। रियल गैस बचा है, उसको कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसकी शीट आइडियल गैस की पूरी कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट क्लास में इसकी शीट डिस्कस करेंगे, पहले हम पूरी फुल शीट खत्म कर दो, ठीक है? तो फुल शीट खत्म कर दो, फिर उसका डाउट्स डिस्कस कर लेंगे, फिर देन हम स्टार्ट करेंगे रियल गैस। ओके, Yes, चलो sir. भाई, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, बाय बाय। Good evening, sir. ओके, गुड इवनिंग।